हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टारगेट क्लासेस कोटा के अंदर। पशु परिचर की भर्ती के अंदर भाग ब को कैसे तैयार करें, क्या इसके अंदर आपको पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कितने लेवल तक का पढ़ना है, कहाँ पे जाके आपको इसको स्टॉप करना है, सारी बातें हम इसमें देखने वाले हैं। क्योंकि भाग ब भी अहम रोल करता है, क्योंकि आपको पता है 150 प्रश्न इसके अंदर आने वाले हैं, जिसमें से 105 जो प्रश्न हैं वो तो जीके वाले पार्ट के हो जाते हैं, पर जो 45 जो प्रश्न हैं वो कौन से हैं, भाग ब के अंदर हैं, जिसमें पशुपालन से संबंधित सामान्य ज्ञान यहाँ पे पूछा जाएगा। और इसके अंदर कौन कौन से पॉइंट हमें अच्छे से ध्यान रखने जो आपको सिलेबस में दे रखे हैं उनके बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूं, तो सभी बिंदुओं को ध्यान से सुनिएगा। देखो, पशु परिचर भाग ब 45 अंक का है। विस्तार से सिलेबस के बारे में मैं बात करूंगा एक एक करके, कैसे तैयार करें, अधिकतम नंबर कैसे लाएंगे आप इसमें, कहां से पढ़ेंगे और कितना पढ़ेंगे, तब आपको इसमें पूरे नंबर या उसके आसपास आपको नंबर प्राप्त हो सकते हैं। ठीक है, एक एक बारे में हम देखने वाले हैं। देखो सबसे पहले देखिएगा, पशुपालन से संबंधित सामान्य ज्ञान आपसे पूछा जाने वाला है इसके अंदर। मतलब यहाँ साफ लिखा हुआ है कि पशुपालन से संबंधित हम सामान्य ज्ञान हम पूछने वाले हैं, तो इसको पढ़ते वक्त भी आपको काफी सावधानी बरतनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल डॉक्टर के लेवल पे पढ़ने लग जाओ, नहीं, आपकी जो वैकेंसी पशु परिचर की है तो उसके काम आने वाले बिंदुओं पे ही आपको फोकस करना है। क्योंकि आपको सिलेबस जो दे रखा है उससे आपको बिल्कुल भी ट्रैक से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, उसी ट्रैक पे आपको चलना है जो सिलेबस आपको दे रखा है, तब तो आप सही दिशा में पहुंच जाओगे अगर इस आधार पर काम करते हो तो। देखो, पशुपालन से संबंधित सामान्य ज्ञान, पूरा सिलेबस आपका यही है जो वहां पे दे रखा है, पर वहां पे अलग फॉन्ट में था तो आपको समझने में वो मजा नहीं आएगा। अब यहाँ पे आपको एक एक चीज बिंदु अलग अलग से दिखेगी तो आपको काफी समझ में आएगी इस जगह पे। देखो, प्रदेश सबसे पहले बात करें कि क्या इसके अंदर पूछा जाएगा, वो तो हमने अगले वीडियो में डिस्कस कर लिया कि 105 नंबर के अंदर जीके में किस किस बिंदु से वो बात करने वाले हैं, क्योंकि वहां पे तो सब्जेक्ट की ही चर्चा की गई है, सिलेबस के हर बिंदु की बात नहीं की गई है। अब यहाँ पे तो आपको बिंदु भी बताए हैं, टॉपिक भी बताए हैं कि क्या आपको पढ़ना है इसके अंदर। देखो, पशुपालन से संबंधित सामान्य ज्ञान मतलब जनरल नॉलेज की बात कर रहे वाले यहाँ पे। देखो, प्रदेश में पशुओं की प्रमुख देसी नस्ल, मतलब प्रदेश राजस्थान के अंदर जो भी पशुओं की देसी नस्लें पाई जाती है उनके बारे में आपको सारा पढ़ना पड़ेगा। मतलब इन्होंने लिखा है कि देसी नस्ल ही पढ़ना है, विदेशी नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो प्रदेश के पशुओं की प्रमुख देसी नस्ल पे ही आपको फोकस ज्यादा करना है। विदेशी भी आप याद कर सकते हो, पर देसी नस्ल से ही क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, देखो, मतलब भेड़ की, गाय की, भैंस की, सबकी नस्लों के नाम आपको याद होने चाहिए। कौन सी नस्ल कहां पाई जाती ये भी आपको याद होना चाहिए। कौन सी नस्ल कितना दूध देती है, कौन सी सर्वश्रेष्ठ होती है, किससे ऊन ज्यादा प्राप्त होती है, सर्वाधिक कौन सी पाई जाती है, वसा के लिए कौन सी भैंस है। तो इस तरह के सभी क्वेश्चन जो डायरेक्टली आपको पशु परिचर से रिलेट की तरफ ले जाते हैं उस सब पे फोकस आपको करना है। तो पहला बिंदु तो आपको समझ में आ गया। कृत्रिम गर्भाधान के बारे में आएगा कि कैसे इनका कृत्रिम गर्भाधान कराया जाता है, किन महीनों में करवाया जाना सर्वश्रेष्ठ है, टीकाकरण के बाद करवाना चाहिए नहीं करवाना चाहिए, ये सारी बातें आपको इस तरह के फोकस इस पे करना पड़ेगा टॉपिक पर। तो कृत्रिम गर्भाधान के बारे में आप पढ़ोगे तो सारी बात आप जान पाओगे। ठीक है, बंधियाकरण के बारे में पशुओं से रिलेटेड है। ठीक है, संकर प्रजनन वगैरह। ठीक है, दुग्ध दोहन स्त्रवण काल, मतलब इनके स्त्रवण काल के बारे में, मतलब डिटेल से पढ़ोगे, काफी चीजें आसान है, समझ में आ जाती है आराम से। अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो इनको समझ में आएगी। अगर आप फोकस करोगे कि मुझे 45 नंबर लाने हैं अच्छे से तो आ जाएगी समझ में। ठीक है, स्वच्छ दूध उत्पादन के बारे में पढ़ना है, और पशु एवं कुक्कुट प्रबंधन के बारे में, पशुओं का और कुक्कुट मतलब मुर्गी पालन कैसे प्रबंधन करें उसके बारे में, जैविक अपशिष्टों का निस्तारण कैसे करें, ये भी सारी चीजें, जैविक अपशिष्टों का निस्तारण से संबंधित जो भी बात होगी वो सारी आपको पढ़नी पड़ेगी। संतुलित पशु आहार, मतलब पशुओं के लिए कौन सा संतुलित आहार है उसके बारे में आपको जानना है, कब क्या देना चाहिए। चारा फसलें आपको पढ़नी पड़ेगी जो पशुओं के लिए काम आती है, दुधारू पशुओं के लिए जो काम आती है वो चारा फसलें भी आपको पढ़नी पड़ेगी। चारा और चारागाह का विकास डेवलपमेंट पढ़ना पड़ेगा आपको यहाँ पे, चारागाह के बारे में, चारागाह के डेवलपमेंट कैसे किए जा सकते हैं वो सारे पढ़ने पड़ेंगे आपको। स्वच्छ एवं बीमार पशुओं की पहचान ये पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि सबसे पहले कोई पशु आएगा तो आपको अटेंड, नाम ही क्या है आपका, एनिमल अटेंडेंट, मतलब आपके अटेंड दोगे सबसे पहले आप उसको
लाते ही सबसे पहले देखने वाले हो कि लाते ही, ठीक है, मतलब आप डॉक्टर करेंगे डॉक्टर का काम, पर आपका भी वहां उपस्थित होना सबसे पहले रहेगा, ठीक है। स्वच्छ एवं बीमार पशुओं की पहचान, ठीक है, स्वच्छ मतलब स्वच्छ पशु, बीमार पशु कैसा है ये आपको अलग डिफाइन करना आना चाहिए, उसको देख के पता लगाना चाहिए कि ये बीमार है या क्या है, वो सारी चीजें, ठीक है। पशुओं के अंत एवं बाह्य परजीवी रोग के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। पशुओं के जो भी रोग होते हैं अंत बाह्य, उनके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा कि कौन कौन से रोग होते हैं। पशुओं में टीकाकरण, कब कौन सा टीका लगेगा, कितने महीने में, 6 महीने के पहले कौन सा, 6 महीने के बाद कौन सा, ये सारी बात पूरा जो चार्ट आता है इसका वो आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना, पशुओं में टीकाकरण के बारे में। फिर बात करें पशुधन प्रसार, प्रसार में पशुधन का कैसे प्रचार प्रसार, वो सारा आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपको भेड़ बकरियों का स्वास्थ्य कैलेंडर देखना पड़ेगा। भेड़ और बकरियों का स्पेशल लिखा है, भेड़ और बकरी का, तो भेड़ और बकरी का ही ज्यादा फोकस करना है आपको, ठीक है ना। तो भेड़ बकरियों का स्वास्थ्य कैलेंडर के बारे में आपको जानना पड़ेगा कि इनका स्वास्थ्य का कैलेंडर मतलब कैसे इनकी दिनचर्या रखनी चाहिए, क्या रखना चाहिए, वो सारा कैलेंडर आपको अच्छे से याद होना चाहिए। क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है क्योंकि उन्होंने लिख दिया है कि कैलेंडर आपको पढ़ के आना है, ठीक है। देश व राज्य में उत्पादन व स्थान, मतलब आपको 4 बिंदु दिए वो एग्जामिनर ने कि ऊन मांस दूध अंडे के बारे में, ऊन मांस दूध अंडे के बारे में आपको ये पढ़ के आना है कि ऊन में देश का, विश्व में देश का कौन सा स्थान है, भारत में राजस्थान का कौन सा स्थान है, मांस के मामले में भारत का विश्व में क्या स्थिति है और राजस्थान का भारत में क्या स्थिति है। दूध के मामले में भी ऐसे पढ़ना है कि भारत में राजस्थान का कौन सा स्थान है या फिर विश्व में भारत क्या योगदान रखता है। अंडों के बारे में भी आपको यही पढ़ना है क्योंकि साफ लिखा है देश और राज्य में उत्पादन की बात, ठीक है ना। देश में कहां ज्यादा उत्पादन, राज्य में कहां ज्यादा उत्पादन, ये 4 बिंदु आपको अच्छे से तैयार करने हैं। इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप चीजों पे चलते हो तो आसानी से आप पहुंच जाओगे, ठीक है। देखो प्रति व्यक्ति उपलब्धता पढ़नी पड़ेगी आपको, प्रति व्यक्ति कितनी उपलब्धता होनी चाहिए, किसकी, दूध की, मांस की और अंडा की, ठीक है ना। देखो यहाँ पे दूध, मांस, अंडा, इन तीनों के बारे में आपको जानना होगा। किस आधार पे, इनकी प्रति व्यक्ति उपलब्धता ही याद करनी है आपको। दूध, मांस और अंडा जिसमें टॉपिक कवर हो जाता है, केवल आपको यहाँ पे यही पढ़ना है जिसमें कवर हो जाता है। केवल कैलेंडर पढ़ा आपने, कैलेंडर अगर ऐसे बिल्कुल सही दिशा में तैयारी करते हो तो 45 नंबर तो उस वाले से बहुत आसान है, 105 वाले पार्ट से, ठीक है ना। देखो प्रति पशु दूध की उत्पादकता, प्रति पशु दूध की कितनी उत्पादकता है वो हमें पढ़नी पड़ेगी, प्रति पशु, ठीक है। यहाँ पशु का नाम नहीं लिया तो लगभग सभी पशु आपको पढ़ने पड़ेंगे जो दूध देते हैं। ऊन कतरन के बारे में, ठीक है, ऊन कतरन के बारे में पढ़ोगे आप। यहाँ पे भार ढोने वाले पशुओं को पढ़ोगे आप। यहाँ पे कौन कौन से पशु हैं जो बोझा ढोते हैं, भार ढोते हैं। फिर आपका क्वेश्चन आ जाएगा कौन सा पशु है जो भार नहीं ढोता है, इस तरह का, ठीक है। वर्मी कंपोस्ट खाद के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। पशुओं से जो गोबर वगैरह होते हैं इनके खाद बनाना, सारी चीजें आपको जाननी पड़ेगी, ठीक है। पशुओं के चमड़े और हड्डियों का उपयोग, जब पशु का चमड़ा रहता है और उनकी हड्डियां रहती है तो उनको क्या करना चाहिए, क्या उनका उपयोग होता है, उनके बारे में आपको जानना होगा, ठीक है। पशुओं की उम्र ज्ञात करना, पशुओं की उम्र कैसे ज्ञात करी जाती है ये भी आपको जानना होगा क्योंकि आपके सिलेबस में लिखा हुआ है। पॉलीथीन से हानि किसमें, पशुओं में और पर्यावरण में, मतलब पॉलीथीन किस प्रकार से नुकसान देती है पशुओं में और पर्यावरण में, ये आपको देखना होगा, ठीक है। ये आपका सिलेबस है भाई, ठीक है। उसके बाद देखो पशु बीमा, जैसे कि आपको फिर पशुओं से रिलेट जो भी बीमा की जानकारियां हैं वो सारी आपको पढ़नी पड़ेगी। जैसे कामधेनु पशु बीमा योजना, 40,000 का बीमा 2 पशुओं पर, ये सारी चीजें जैसे एग्जाम्पल दिया है मैंने। तो इसी तरह से पशुओं के बीमा के बारे में कोई अगर नई योजना है उससे रिलेट करके या पशु बीमा के बारे में क्या रहता है प्रोजेक्ट, वो सारा आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। फिर देखो पशु क्रय है ना, पशु क्रय के समय मतलब पशु का क्रय करते समय, ठीक है, रखी जाने वाली सावधानियां, ठीक है। मतलब उसको खरीदने बेचते हैं अपन तो खरीदते हैं तो उस समय पर मतलब क्या सावधानियां रखनी चाहिए, क्या क्या देखना चाहिए उसको खरीदने से पहले, बेचने से दौरान, ये सारी चीजें आपको कहां पे जाननी है, इस टॉपिक के अंदर जाननी है, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे पशु मेले। तो देखो मेरे प्यारे दोस्तों ये तो पशु मेले तो आया तो इसी सिलेबस में है पर पढ़ना पड़ेगा। वैसे तो राजस्थान की कला
संस्कृति की तरफ चला जाता है, पर आपको यहाँ पढ़ना पड़ेगा। ये आपका ही बेनिफिट है कि यहाँ पे इस टॉपिक का नाम दे रखा है, क्योंकि आपके लिए इजी पॉइंट हो जाता है, क्योंकि आपने राजस्थान जी के अच्छे से पढ़ रखी है। तो राजस्थान के सभी जो पशु मेले हैं ना, उनके बारे में आपको पढ़ना है। किसके बारे में? जो पशु मेले हैं। पशु मेले तो पढ़ने ही हैं आपको, ऐसा नहीं कहाँ लगता है कहाँ लगता है, वो तो आपको पढ़ना ही है। कौन से पशु के लिए कौन सा मेला ज्यादा प्रसिद्ध है, ठीक है ना, ये बात बड़ी ध्यान रखनी है यहाँ पे, क्योंकि पशुओं का ज्यादा मामला है यहाँ, ठीक है ना, इस चीज का काफी ध्यान रखना है। कब वो मेला लगता है, कितनी बिक्री वहां होती है, कौन से पशु किस मेले के अंदर ज्यादा बिकते हैं, जितने खरीदे जाते हैं, सारी चीजें आपको जाननी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद देखो पशु गणना, ये ज्योग्राफी का टॉपिक है। जब आप पशु संपदा पढ़ते हैं तो पशु गणना जैसे राजस्व मंडल करवाता है वगैरह, कितने पशु पाए हैं अभी, गोवंश कितना है, सर्वाधिक पशुओं के अंदर बकरियां हैं, सर्वाधिक पशु कहाँ पाए जाते हैं, कम कहाँ पाए जाते हैं, पशु गणना कितने वर्ष में की जाती है, ठीक है। उसके बाद में पशु गणना में कुक्कुट कितने हैं, गाय गोवंश कितना है, भैंस वंश कितना है, भारत में राजस्थान का योगदान कितना है, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद देखो गौशाला का प्रबंधन कैसे किया जाए, वो आपको देखना पड़ेगा इस टॉपिक के अंदर। तो आपने जब अलग अलग करके देखा होगा तो मुझे लगता है आपको सिलेबस अच्छा नजर आ रहा होगा और इजी भी लगेगा आप पढ़ोगे तो, ठीक है। देखो साफ सफाई का महत्व, अगर आप कमेंट करके बताओगे और आपको जरूरत हुई तो मैं आपको टॉपिक्स करवा सकता हूँ यूट्यूब के अंदर, पर पहले कुछ आपका देखना पड़ेगा रेस्पॉन्स, उसके बाद, ठीक है ना। साफ सफाई का महत्व, साफ सफाई के महत्व नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है, जब आप पढ़ोगे तो कर लोगे, ठीक है। उसके बाद देखो गोबर मूत्र व उचित निष्पादन, मतलब गोबर मूत्र का उचित निष्पादन कैसे किया जाए, ये आपको इसके अंदर देखना पड़ेगा, ठीक है। पशुधन उत्पादों का विपणन, इसके बारे में देखना पड़ेगा, और डेयरी विकास की क्या गतिविधियां होती है, और पशुपालन विभाग की प्रमुख योजना जो भी है ना, वो सारी आपको इसके अंदर पढ़नी पड़ेगी। तो ये सारे टॉपिक्स मिला के लगभग आपके टॉपिक 35 के लगभग टॉपिक दे रखे हैं, और क्वेश्चन आपके कितने आने वाले हैं, 45 के लगभग आपके क्वेश्चन इसके अंदर आने वाले हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहां से बनती है कि सभी टॉपिक्स के आपके क्वेश्चन निकलने के चांस रहेंगे, ठीक है ना। कोई टॉपिक ऐसा रहेगा जहां से 2 प्रश्न आएंगे, बाकी प्रत्येक टॉपिक से 1-1 प्रश्न तो जरूर आएगा, ठीक है। ठीक है, धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसे ही बने रहिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को, ठीक है ना। इस सिलेबस को अच्छे से सुनिएगा, समझिएगा, क्योंकि पढ़ने से पहले यही मुख्य आधार होता है सिलेक्शन का, जिसको आप इग्नोर कर देते हो सिलेबस को, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है, ठीक है। धन्यवाद।